गर्मी में सिल्क शरीर का सारा पानी निकाल के बाहर फेंक देगा। ये 23.5 डिग्री के लोग दो चीज पूरब से ले आते थे खासकर। और दुनिया में रिलेशन तीन चीजों से होते हैं। पहला होता है अभाव में। अभाव मतलब जैसे तुम्हारे घर में कोई काम कर रहा है, उसके पास चीजें नहीं है और तुम उसे दे रही हो तो वो तुमसे जुड़ा हुआ है। एक रिलेशन तो वो है अभाव का। दूसरा रिलेशन होता है प्रभाव में। हम सब यूपी के चीफ मिनिस्टर से दोस्ती करना चाहते हैं, प्रभाव। और जो सबसे गहरा रिलेशन होता है वो होता है भाव का, फीलिंग्स, इमोशन। वो किसी कारण से पैदा होती है। पूरा यूनिवर्स वो लॉ से बंधा हुआ है, जिसको हम धर्म भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता देना। ऐसे सब चीजें धर्म से बंधी हुई हैं। ये एकमात्र बीइंग है जिसको धर्म से बांधना पड़ता है। नहीं समझे? सब अपने आप धर्म से बंधे हुए हैं। सब जानवर, पेड़, पक्षी, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ है। वो अपना लॉ नहीं तोड़ते। जैसे शेर जो है वो भौंकेगा नहीं, लेकिन आदमी देखो मिमिक्री करता है,
भौंकेगा भी, दहाड़ेगा भी, चिल्लाएगा भी, सारी बोलियां निकालेगा, और जितनी अच्छी बोली निकालेगा लोग उतना ताली बजाएंगे। थैंक यू। तो चूंकि ये धर्म को तोड़ता है, इसलिए परेशान बहुत होता है, बहुत बहुत परेशान होता है। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, द्विज। इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु, टीचर नहीं, गुरु। टीचर अलग चीज है। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है, और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया तो आप आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, भगवान बन गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवत्ता को जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ हो, श्रेष्ठता को, हम उसको भगवान ही कहते हैं। जैसे भगवान वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं। तो अब और ये काम करता कौन है? ये काम शुरू कहां से होता है? ये काम शुरू होता है एजुकेशन से। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन, बशर्ते एजुकेशन एनलाइटनमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना हो। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटी चीज है, दिलाई देगी। बड़े सारे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, एसी बनाने का काम सीख लिया, अच्छा पैसा कमाते हैं। फ्रिज बनाने का काम सीख लिया। बड़े सारे ये जो स्कूटर बाइक वगैरह बनाते हैं, आप देखो उन बच्चों को, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो बनाता रहीम, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी पर मंथ की इनकम 10 लाख 15 लाख ऐसे ही है। कारें बनाता है सिर्फ, हर सब तरह की, और कैश पैसा लेता है, जीएसटी देता नहीं, और मोदी जी को गाली भी देता है। हम तो कहते हैं बेवकूफ, मोदी जी तेरे लिए तो फायदेमंद है। और क्यों? हमने कहा हम 18% जीएसटी देते हैं क्योंकि हमको सारा पेमेंट होता है चेक में, और तुम लेते हो कैश में। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि इसका अकाउंट भी है। पहले के भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं भैया, और खाता खोला ही नहीं। फिर एक दिन उसका लड़का मिल गया मुझे। मैंने कहा वो तेरे पापा का अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी लोग गाड़ियां बनाते हैं सबका अकाउंट खोला जाएगा। कहा है तो उनका अकाउंट। मैं कैसे? हम लोग की स्कूल फीस चेक में ही जमा होती है। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा वो तेरा अकाउंट, अरे भैया। तो इसलिए अब जैसे हम लोग आज से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़नी है ना, कुछ और पढ़ना है। तो कल तो बहुत लोग पढ़ के गए थे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। इस क्लास में बहुत सारे लोग थे। नहीं, तुम पढ़ के गई थी, तुम लोग कल बैठी हुई थी। दोबारा रिवाइज करना है। चलो खैर, तो आप कोशिश ये करें लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है, अहम, और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए।
मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया, ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। चलो भगवान आपको तरक्की दे। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कल कितने लोग थे इस क्लास में? कल की क्लास में कितने लोग थे? ज्यादा लोग थे मुझे लगता है। अच्छा चलो ठीक है, वो फिर से वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, कल मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई टू स्टडी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों पढ़ें? और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, आप जब स्कूल में थे तो आप किसी चीज को पढ़ते थे परसेंटेज के लिए, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रोटेट होता था कि मुझे परसेंटेज लाना है तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और ये जो पढ़ाई होती है परसेंटेज के लिए, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये बेकार की पढ़ाई है। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को। परसेंटेज, जिस देश में कंपटीशन होता है हर एग्जाम में, वहां परसेंटेज की क्या वैल्यू है? जब तुम्हें फाइनली कंपटीशन लेना ही है, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, सब में, तो क्या मतलब है कंपटीशन से? तो परसेंटेज से क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब था 1960-70 में, जब परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी। अभी उसका कोई रोल नहीं है। ये जो पढ़ाई है ये यूजलेस पढ़ाई है, इसमें आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं। आपको लगेगा कि चलो मान लो 98% आ गया तो जीवन में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में भी यूजफुल है। आप भारत के राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और आपने अशोक को पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि जब अशोक भारत का राजा बना तो भारत में ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये 3 धर्म प्रमुख थे। भारत का फिलॉसफी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अशोक ने इस डाइवर्सिटी को डील करने के लिए धम्म का सहारा लिया ना। अकबर जब राजा बना तब फिर हिंदुइज्म, इस्लाम और फिर बहुत सारे सेक्ट्स, शिया, सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट, बहुत सारे सेक्ट, फिर उसने सहारा लिया किसका? तौहीद इलाही का, जिसको बाद में कहा गया दीन इलाही। अब 2024 में आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज भी भारत डाइवर्सिफाइड है, हिंदू, मुसलमान, सिख। तो ये पीछे का जो इतिहास है ये आपके लिए स्टैंडर्ड बना कि नहीं बना कि डाइवर्सिफाइड भारत में सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है। सहारा डेजर्ट में अगर तुम पेप्सी की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी?
आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगी, चलेगी? चलेगी ना? लेकिन सहारा डेजर्ट में की जो कंट्रीज हैं, लीबिया वगैरह, वहां तुमने शॉल बनाने की फैक्ट्री लगा ली। लीबिया में शॉल कौन खरीदेगा? लीबिया में कोई शॉल खरीदेगा? कम रात के लिए खरीदेगा। लेकिन रात के उनकी भोजन इतना प्यारा होता है, ऊंट ऊंट खाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, उनका भोजन बड़ा अच्छा है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं, वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की, इत्र की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप। 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं, बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग, पानी इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने से क्लियर होगा। ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा ना मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें, ऐसे तुम लिखो ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तुम्हें समझाएगी कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का कितना गहरा संबंध है। फिर इकोनॉमी क्यों पढ़ें? अब तुमने इकोनॉमी पढ़ लिया, अब बिहार की जो पॉलिसीज तुम्हें बनानी है, यूपी की बनानी है, पंजाब की बनानी है, तो उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे ही तो पॉलिसी बनाओगे। तो आप किसी चीज को परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, आप किसी चीज को उसकी यूटिलिटी के लिए पढ़ना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, ये मुझे पढ़ने के बाद कितना काम आएगा। देखो यूपी में, बिहार में, इस वक्त लगभग पूरे भारत में जातिवाद, कास्टिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है ना माने। क्यों? अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट, दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। जैसे मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए, ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों? हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए। अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किसी चीज की यूटिलिटी के लिए पढ़ना है।
तो वर्ल्ड हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, ये डायग्राम बनाना और फिर से सब कुछ लिखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसके दो पार्ट है, ये सिलेबस का डिस्कशन है, कोई टॉपिक नहीं है, पूरा सिलेबस मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री के दो पार्ट है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। एग्जाम्पल, एक्सचेंज मीडियम। क्या है एक्सचेंज मीडियम? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। एक बाउल राइस के बदले 4 आइसक्रीम। आज भी गांव लड़के बहुत पीटे जाते हैं, आइसक्रीम वाला आया, एक बाउल गेहूं लेके चले गए चोरी से, और आइसक्रीम खा रहे हैं, उधर अम्मा ने देख लिया, बहुत मारा। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, जहां करेंसी नहीं चलती, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती। और प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस, एंड इफ गोल्ड इज प्रेशियस इन इंडिया, इट इज इक्वली प्रेशियस इन यूरोप। अगर सोना जो है भारत में कीमती है, तो यूरोप में भी कीमती है। सिंपल इकोनॉमी, कोई भी समझेगा। बट आज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। एग्जाम्पल, एक्सचेंज मीडियम क्या है? बिटकॉइन। बिटकॉइन, बिटकॉइन कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल, सबको समझ में नहीं आता। और दूसरा टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो वो जो 500 रुपए का नोट है, कागज, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? आरबीआई का गवर्नर के दस्तखत की। वो जो रुपए लेके चलती हो, उस पर लिखा नहीं होता मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूं। उस कागज की कोई कीमत नहीं है, टोकन। कीमत है उस दस्तखत की। अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, इंडियन रुपी, सबकी अलग अलग वैल्यू है। तो अमेरिका का डॉलर अमिताभ बच्चन की तरह है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, हाई वैल्यू है। और इंडियन रुपी अवध ओझा की तरह है, कम वैल्यू है, कम एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इस दोनों के बीच जो अंतर है उसको पता करना है, उसको कहते हैं जटिल आर्थिक संरचना, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, पहला डिफरेंस। दूसरा, पॉलिटी, मेनली मोनार्की, मेनली मेनली मोनार्की, राजतंत्र। सिर्फ मोनार्की नहीं, सिर्फ मेनली, मुख्यतः राजतंत्र, मुख्यतः राजतंत्र। यहां मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, मुख्यतः संसदीय प्रणाली, मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोसाइटी, प्रिविलेज्ड क्लासेस, प्रिविलेज्ड क्लासेस, विशेषाधिकार वर्ग, प्रिविलेज्ड, समाज का ऐसा तबका जिसको जन्म से विशेषाधिकार है। कौन? प्रीस्ट, पुरोहित और नोबल्स। पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में विशेषाधिकार वर्ग। क्या? समतावादी, इगैलिटेरियन सोसाइटी।
इगैलिटेरियन। पहले जो क्लास चली थी उसमें कभी ये पढ़ाया नहीं था ना, नहीं बताया। चौथा, रिलीजन was constitution in pre-modern world। आधुनिक काल से पूर्व धर्म संविधान था। बाइबल, कुरान, वेद, इनको अपौरुषेय कहा जाता था। अपौरुषेय मतलब इंसानों द्वारा रचित नहीं, ईश्वर द्वारा रचित। अब ईश्वर तो नीचे आके इंप्लीमेंट करेगा नहीं, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन? राजा। तो कौन सा सिद्धांत था? डिवाइन थियरी, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। कौन था राजा? भगवान का प्रतिनिधि। अशोक ने कौन सी उपाधि ली? देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। कुशानों ने क्या उपाधि ली? देवपुत्र। गुप्तों ने क्या उपाधि ली? परम भागवत। और मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने क्या उपाधि ली? जिल्ले इलाही। आज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, आदमी द्वारा रचित संविधान। तो आज मोदी जी जिल्ले इलाही नहीं है, आज मोदी जी हैं जिल्ले जमहूरियत। अब वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अकबर अल्लाह का प्रतिनिधि था। थैंक यू। चाय है, चाय। हमें लगा तुमको शंका हो रही कि क्या पी रहे हो मास्टर। इसको कहा जाता है ओल्ड ऑर्डर, पुरातन व्यवस्था। इसको कहा जाता है न्यू ऑर्डर, नवीन व्यवस्था। पुरातन, ओल्ड ऑर्डर, ये ओल्ड ऑर्डर है, वो न्यू ऑर्डर है। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कहानी। किसकी? पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था की। ऐसे जोड़ के लिख लो कि आधुनिक विश्व इतिहास परिवर्तन की कहानी है, पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था तक। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Modern world history is the story of transformation from old order to new order. Old order to new order. हाँ, हिंदी भी बोले, इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा करो। हाँ तो अभी लिखो इंग्लिश में। बोला तो मैंने पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी लिखो, है ना? कोई बात नहीं, हिंदी में तुमको नोट्स दे देंगे। ये बढ़िया के लिए आया यार, ये बढ़िया था गुरु। Modern world history is the story of transformation from old order to new order.
ओल्ड ऑर्डर टू न्यू ऑर्डर। हाँ, हिंदी भी बोले, इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा करो। हाँ तो अभी लिखो इंग्लिश में। बोला तो मैंने पुरातन व्यवस्था से नवीन व्यवस्था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी लिखो, है ना, कोई बात नहीं, हिंदी में तुमको नोट्स दे देंगे। ये बढ़िया के लिए आया यार, ये बढ़िया था गुरु। ये बात क्लियर हुई? तुम्हें अगले 15 क्लास में यह पता चलेगा कि राजतंत्र की जगह संसद ने कैसे ले ली। कोई बताएगा इस क्लास में कैसे ले ली? संसदीय प्रणाली के देश में रहते हो लेकिन पता नहीं होगा। कोई ट्राई करेगा? और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की बात थोड़ी है, हर चीज का कारण है बेटा विश्व में, उसी वजह से तो भारत में भी आई। क्यों? कल पढ़े थे ना क्लास। हाँ तो तब तो चुपचाप बैठे रहो। नहीं नहीं, क्यों पैदा हुई संसदीय प्रणाली? राजतंत्र में नीति नहीं थी? सोच के बता रही हो, पता नहीं है तुम्हें लेकिन ट्राई कर रही हो, है ना, इसीलिए इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यही था कि तुम्हें बताए कि चीजें ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, तभी तो ये खुलेगा। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षक दिन भर टहलता रहता है, तुम उसे देखते ही नहीं हो। बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु, तुम उसे देखते ही नहीं हो। अगर उसको दिन में एक बार देख लो, रिक्शा वाला, कोई नहीं कहता पूरे भारत में कि मेरा रिश्तेदार रिक्शा चलाता है, किसी ना किसी के तो होंगे ही। हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन ना हम कहेंगे ना तुम कहोगे। सबके रिश्तेदार किसी ना किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो चाहे तुमको रिश्तेदार हमको ना माने, हो सकता है तुम या हम उनके घर जाएं तो पहचाने ही ना, 20 मिनट तो परिचय देना पड़े। क्यों, मामा के बगल वाला जो गांव है जहां चोर ज्यादा रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मानवीय प्रवृत्ति है ये मानवीय प्रवृत्ति है। ये गुरु है, किसी एक रिक्शा वाले की फोटो खींच के रख लो, जब पढ़ने का मन ना कहे तो उसको देख लिया करो। हालांकि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। मस्त इस तरह से है, मेहनत करता है दिन भर, तो शुगर नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, 3 किलो मिठाई खा सकता है, जितना तुम डिब्बा लाए तो सब भर के खा लेते, तो कम से कम 2 किलो मटन खा लेगा वो। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं उसको, दिन भर रिक्शा चला रहा है, सब पसीना बह के निकल रहा है, तो 2 किलो मटन खाएगा, कलौटी कबाब और रुमाली रोटी। और कानपुर में एक से एक बिरयानी वाले हैं, लेकिन उसको इस बात की खुशी नहीं है, उसको दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं।
सुबह निकलोगे, झील जाओगे, वहां पे सब अमीर टहलने आते हैं। वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठता है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी है, ज्यादा है 350 है, अरे 2 राउंड और मान ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आदमी है, इंसान, इसीलिए इसको दिमाग दिया गया कि भैया तुम किसी चीज को ऐसे मत मानो, हर चीज के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को पता करो। अब भारत में अगर संसदीय व्यवस्था को मजबूत करनी है तो जहां पैदा हुई उसको पढ़े पहले कि कैसे पैदा हुई। अब भारत के संसद व्यवस्था में और ब्रिटेन की संसद व्यवस्था में एक बहुत जबरदस्त फर्क है। भारत की संसदीय व्यवस्था बहुत, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था बहुत मजबूत है और भारत की संसदीय व्यवस्था बहुत कमजोर है। बुरी नहीं है, कमजोर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। भाई मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, प्राइमरी के शिक्षक। बहुत लोग उनसे चिढ़े भी है, सब लोग तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा। खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। तो लीडरों की कमी नहीं है, व्यवस्था। अब ब्रिटेन की व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है, उसका विकास 400 साल में हुआ, 1215 से 1688, 1215 टू 1688। संसद एक दिन में ताकतवर नहीं बनी, धीरे 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 उसमें परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में सबको एक बैग वोट करने का अधिकार नहीं मिला। भारत में देखो, सबको वोट करने का अधिकार है। अब जैसे तुम कोचिंग में आए हो और तुमने फीस नहीं जमा की है, तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्लास चले कि ना चले, लेकिन जिसने जमा की है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो भारत की बहुसंख्यक जनता अभी नहीं जानती कि वोट किस लिए दिया जाता है, वोट किसके लिए दिया जाता है, जानती ही नहीं। जब जानती ही नहीं किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो 500 रुपया उसको बहुत बड़ा लगता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो तुमने सोने की घड़ी पहन रखी है, तुमको पता ही नहीं सोने की है, तुमको पता है घड़ी है, किसी ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, अरे तुमने कहा लो यार। जिसकी कीमत नहीं पता होती उसी को तो लोग औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों को वोट की कीमत ही नहीं पता। तो एक बोतल 500 रुपए में दे दिए, ले जाओ। औरत ने कहा तुम्हारा तो फायदा हो गया, हम काहे करें। उसको भी साड़ी पकड़ा दिए ले जाके, वो भी दे आई। अमीर टहलने आते हैं, वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठता है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी है, ज्यादा है 350 है, अरे 2 राउंड और मान ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा,
मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आदमी है, इंसान, इसीलिए इसको दिमाग दिया गया कि भैया तुम किसी चीज को ऐसे मत मानो, हर चीज के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को पता करो। अब भारत में अगर संसदीय व्यवस्था को मजबूत करनी है तो जहां पैदा हुई उसको पढ़े पहले कि कैसे पैदा हुई। अब भारत के संसद व्यवस्था में और ब्रिटेन की संसद व्यवस्था में एक बहुत जबरदस्त फर्क है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था बहुत मजबूत है और भारत की संसदीय व्यवस्था बहुत कमजोर है। बुरी नहीं है, कमजोर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। अभी मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, प्राइमरी के शिक्षक। बहुत लोग उनसे चिढ़े भी है, सब लोग तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा। खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। तो लीडरों की कमी नहीं है, व्यवस्था। अब ब्रिटेन की व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है, उसका विकास 400 साल में हुआ। 1215 से 1688, 1215 टू 1688। संसद एक दिन में ताकतवर नहीं बनी, धीरे 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 उसमें परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में सबको एक बैग वोट करने का अधिकार नहीं मिला। भारत में देखो, सबको वोट करने का अधिकार है। अब जैसे तुम कोचिंग में आए हो और तुमने फीस नहीं जमा की है, तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्लास चले कि ना चले, लेकिन जिसने जमा की है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो भारत की बहुसंख्यक जनता अभी नहीं जानती कि वोट किस लिए दिया जाता है, वोट किसके लिए दिया जाता है, जानती ही नहीं। जब जानती ही नहीं किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो 500 रुपया उसको बहुत बड़ा लगता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो तुमने सोने की घड़ी पहन रखी है, तुमको पता ही नहीं सोने की है, तुमको पता है घड़ी है, किसी ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, अरे तुमने कहा लो यार। जिसकी कीमत नहीं पता होती उसी को तो लोग औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों को वोट की कीमत ही नहीं पता। तो एक बोतल 500 रुपए में दे दिए, ले जाओ। औरत ने कहा तुम्हारा तो फायदा हो गया, हम काहे करें। उसको भी साड़ी पकड़ा दिए ले जाके, वो भी दे आई। फिर जिसने पैसा पकड़ा उसने कहा हम तुम्हारे जात के हैं, और मामला मजबूत हो गया, हमारी जात का आदमी है। वही जात वाला वोट लेते वक्त तुमसे जात बता देगा, लेकिन जब उसको अपने बेटे की शादी करनी होगी, एक दलित आईएएस एक रिक्शे वाले दलित के घर शादी कभी नहीं करेगा, और ना एक ब्राह्मण आईएएस रिक्शे वाला ब्राह्मण के घर में शादी करेगा। तो इस देश की जो जनसंख्या है बहुसंख्यक, उसको पता ही नहीं चीजें क्या है, क्यों है, कैसे है, तभी तो उसका विकास नहीं हो रहा है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो ये
तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री ये पूरी कहानी सुनाएगी इस परिवर्तन की, ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर। इगैलिटेरियन समाज कैसे? किसी की मजाल थी यूरोप में कि फादर से जाके बहस कर ले? हिंदुस्तान में सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, यूरोप में कॉपरनिकस जब तक जिंदा था उसने अपने विचारों को बाहर नहीं निकाला, जब मर गया तो उसके विचार उसके शिष्यों ने निकाला, पोप ने उसकी डेड बॉडी निकाल के जलवा दी। लेकिन वहां देखो कैसे सारी चीजें बदल गई। अब कोई पादरी को, बिशप को, पोप को कुछ नहीं कहता। वहां कोई कहता है कि पोप ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, हम पोप को नहीं मानते। क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था के साथ राजनीति, समाज सब कुछ बदला, यहां बदलना बाकी है ना? तो ये पूरी कहानी हम यहां पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठा कि ये व्यवस्था बदली कैसे, क्या हुआ जो ये व्यवस्था बदली? लिखो, इंग्लिश में ही लिखो। दिस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंशन मत लेना, आराम से लिखो। अब घर में बैठ के तुरंत दिस स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is related to this story of transformation is related to the relation between this story of transformation is related to the relation between West and East, relation between West and East। वेस्ट मतलब यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। वेस्ट मतलब यूरोप, ईस्ट मतलब एशिया। This story of transformation is related to the relation between West and East from November to February. Entire Europe is covered with snow. From November to February, entire Europe is covered with snow. For this period, they required two things. For this period, they required two things for their survival. Two things for their survival. पहली, सिल्क। घर में शादी वादी होती है, किसी लेडी को गर्मी में सिल्क पहनते देखती हो? और पहनी होगी तो हंसी बहुत आएगी, गर्मी में सिल्क शरीर का सारा पानी निकाल के बाहर फेंक देगा। तो भारत में लोग कॉटन का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, और यूरोप में
सिल्क उत्पादन की विधि सबसे पहले किसने खोजी थी? चीन ने। सिल्क उत्पादन की जो विधि है वो सबसे पहले चीन में पैदा हुई थी। तो चीन से सिल्क जाता था यूरोप और भारत से। तो पहली चीज जो उन्हें जरूरत थी वो थी सिल्क, और दूसरी चीज जिसकी उन्हें जरूरत थी वो थी स्पाइसेस, मसाला। और स्पाइसेस क्या है? फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स किस रीजन के? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन के। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा रीजन? ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मसाले यहां पैदा होते हैं इस दोनों ट्रॉपिक के बीच में। और यूरोप कहां पड़ता है? पोलर रीजन में, ध्रुवीय। और मसाले यहां पैदा होते हैं। और साउथ एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ट्रॉपिकल रीजन में है। इसीलिए इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या कहते हैं? मसालों के द्वीप, स्पाइस आइलैंड्स। तो पश्चिम के लोग दो चीज पूरब से ले आते थे खासकर, एक सिल्क और दूसरा स्पाइसेस। का काम क्या है? प्रिजर्वेटिव। देखो अचार कितने दिन पुराना पड़ा रहता है। एक तो प्रिजर्वेटिव और दूसरा दवाएं। कोरोना में हमें एलोपैथी में नहीं बचाया, कोरोना में हमें मसालों ने बचाया। एक तो ये प्रिजर्वेटिव है और दूसरा क्या है? दवा। और इन दोनों चीजों ने पश्चिम और पूरब के बीच व्यापारिक संबंध को स्थापित किया। लिख लो, these two things played the main role in establishing trade and commerce. These two things played the main role in establishing trade and commerce between West and East. Trade and commerce between West and East. This trade and commerce was maintained by 4 routes. This trade and commerce was maintained by 4 routes. 4 रास्तों से यह ट्रेड और कॉमर्स चलता था। कौन से 4 रास्ते? इसको बना लो, 4 रूट्स। बड़ा डायग्राम है, एक पूरे पेज में बनेगा ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। रूट ए, सिल्क रूट, चाइना से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, कौन सी कंट्री? ईरान। फिर वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, कौन सी कंट्री? सऊदी अरेबिया। और फिर यूरोप। ये लाइफलाइन, ये पश्चिम और पूरब के व्यापार की लाइफलाइन। चीन से शुरू होता था, मध्य एशिया यानी ईरान, मध्य एशिया से पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया से यूरोप। पहला रूट, रूट ए, इसको बोलते थे सिल्क रूट। नाम से ही क्लियर है कि सबसे प्रमुख उत्पाद कौन सा होता था?
सिल्क। दूसरा रूट, रूट बी, इसको बोलते थे नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ। ये शुरू होता था तक्षशिला से। आज पाकिस्तानी पंजाब, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। पाकिस्तान में है, हाँ तो बॉर्डर है ना पाकिस्तान और उसका, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति आज कहां है? बांग्लादेश, यानी प्राचीन काल का बंगाल। बांग्लादेश भी बंगाल ही तो है। तो ये रूट बी था, नॉर्दर्न पाथ, हिंदी में कहते थे उत्तरापथ। उत्तरापथ, इस रास्ते का इंपॉर्टेंस क्या है? ये सिल्क रूट को इंडो चाइना से जोड़ता था। इंडो चाइना को बोलते थे गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि। द कंट्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कौन सी कंट्री? बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रियों। ये था रूट बी। सिल्क रूट को कनेक्ट करता था किससे? इंडो चाइना से, वाया उत्तर भारत। ये पूरा उत्तर भारत का एरिया है पूरा, इसीलिए इसको कहते थे नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ। रूट बी क्लियर? बता दो कोई डाउट है तो। डाउट बता देना तुरंत, जहां डाउट हो हाथ उठाओ, डरने कोई जरूरत नहीं है। रूट सी, ये रूट सी किसको बोलते थे? सदर्न पाथ, दक्षिणापथ। ये कहां से शुरू होता था? उज्जैन से, फिर डेक्कन, डेक्कन मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, इस एरिया को डेक्कन कहते हैं। और फिर साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया इज द सोर्स ऑफ स्पाइसेस। फिर यहां इंडोनेशिया और मलेशिया। ये रूट सी किसको ज्वाइन करता था? सिल्क रूट को। किससे? दक्षिण भारत से और साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया और मलेशिया से। और इसको बोलते थे स्पाइस आइलैंड, मसालों के द्वीप। तीन रास्ता क्लियर? रूट बी क्या करता था? सिल्क रूट को किससे जोड़ता था? इंडो चाइना से। रूट सी क्या करता था? सिल्क रूट को किससे जोड़ता था? दक्षिण भारत से और दक्षिण पूर्व एशिया से। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया पे कब्जा किया? चोलों ने साम्राज्य बनाया। इसीलिए उत्तर भारत के जितने राजा थे सब दक्षिण पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण में क्या है? मसाला। मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? यूरोप में। और मसाले के बदले मिलता कौन सा? सिल्क रूट, मैरीटाइम। 4 समुद्रों से जुड़ा था ये, 4 समुद्र। पहला समुद्र साउथ चाइना सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा अरेबियन, और चौथा मेडिटरेनियन, भूमध्य सागर।
ये रूट डी 4 समुद्रों से जुड़ा हुआ था। ये साउथ चाइना सी, यहां बे ऑफ बंगाल, यहां अरेबियन सी, वहां मेडिटेरेनियन। इसको बोलते थे रूट डी। चारों रूट क्लियर? बता दो, चारों रास्ते क्लियर? भाई जून में इस कमरे में कितनी गर्मी लगती थी। जून में कोई था इस क्लास में? हाँ, तो अच्छा हुआ इन्होंने इसको लगवा दिया। हाँ, एसी फेल हो गया। चारों रास्ते क्लियर? दिस रूट ए एंड डी। अब देखो, आज चाइना इस रूट ए पे कब्जा करना चाहता है, इसी को कहता है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। डी, बर्मा पे उसका कब्जा पहले से है, श्रीलंका के बंदरगाह पे कब्जा पहले से है, हम्बनतोता, ग्वादर वो कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, कराची का जो बंदरगाह है, ये छाबार ईरान वाला, ये सारे बंदरगाह वो कब्जा करना चाहता है, रूट ए एंड डी। क्योंकि अगर चीन रूट ए एंड डी को कब्जा कर ले तो इंडिया विल बी ऑन द मर्सी ऑफ चाइना फॉर एनर्जी। सारा तेल और जो नेचुरल गैस है उसके रास्ते पर किसका कब्जा हो जाएगा? चाइना का। तो रूट ए एंड डी, रूट ए एंड डी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, pre-modern world, they supplied silk and spices. Today they are supplying modern world, they are supplying oil and natural gas. So route A and D very important and route A and D are important. बात क्लियर हो गई? चारों रास्ते क्लियर? चारों रास्ते क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। है मिडिल पाथ है, वो ट्रेडिंग अड्डा है, बनारस उज्जैन, इसलिए तुम देखो आदिकाल से इनका महत्व है। एक्चुअली जिस ये जो रास्ते होते थे, जैसे जेरूसलम है, मक्का है, मदीना है, ये सब बेसिकली ट्रेड के अड्डे थे। यहां व्यापारी रुकते थे आकर। तो जब व्यापारी रुकेगा आके तो उसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। तो जब तुम उसको रिलीजियस सेंटर बना दोगे तो मंदिर में कोई घुस के चोरी करेगा? नहीं समझे? ये सब बेसिकली पहले ट्रेडिंग अड्डे थे। हाँ वो तो खैर दूसरी चीज है, जनपद महाजनपद, ये बेसिकली व्यापार के केंद्र थे। अब जो आदमी उत्तरापथ पे चलता था तक्षशिला से, वो तक्षशिला से चलकर कहां रुकता था? हस्तिनापुर रुकता था। फिर हस्तिनापुर से चलता था, फिर वो कहां रुकता था? बनारस रुकता था, मथुरा रुकता था। ये सब बीच में, इसीलिए यहीं यहीं जहां जहां ट्रेडिंग अड्डे थे वहीं वहीं पर धर्म के केंद्र भी पैदा हुए। यहीं पे तो है जेरूसलम, ये देखो, ये यहां पे ही तो है जेरूसलम। और तीनों धर्म के धार्मिक स्थल है वहां पे। मस्जिद अक्सा है मुसलमानों की,
चर्च ऑफ नेटिविटी है क्रिश्चियनों की, वेलिंग वॉल है यहूदियों की, तीनों की है यहां पे, तीनों की। लेकिन है बेसिकली क्या? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डिपो है वो। लेकिन जब तुमने उस ट्रेडिंग डिपो को धर्म से जोड़ दिया तो वो सुरक्षित हो गया। अब कोई ट्रेड का व्यापारी, मुसलमान व्यापारी जेरूसलम में आया तो सबसे पहले क्या ढूंढेगा? मस्जिद। वहां पे उसका माल सुरक्षित है, वहां पे उसका जीवन सुरक्षित है। और जहां शहर है वहीं पे ज्यादा अशांति है। गांव में बाबा लोग जाते हैं? नहीं जाते। अब तो गांव में अशांति हो गई। अब वहां पे एक शैतान पहुंच गया, टेलीविजन। शैतान का दोस्त है ये, इसके घर में है, उसको बर्बाद करके छोड़ेगा टेलीविजन। और टेलीविजन उस शैतान की खाला आ गई, मोबाइल। आज से 10 साल बाद की जनरेशनें पागल हो जाएंगी अपने आप, दिन भर घुसी है मोबाइल। उससे क्या होगा? उनके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आजकल माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे परेशान ना करें तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो वो बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 10 साल के होके पागल हो जाएंगे। उनकी सोचने की क्षमता विकसित ही नहीं होगी। और तुम सोचो, तुम टीवी देख रहे हो, धारावाहिक, वो हंस रहा है तो तुम हंस रहे हो, वो रो रहा है तो तुम रो रहे हो, तुम पागल हो। और तुम जान रहे हो कि ये नाटक है, मतलब, और जो हकीकत में मर रहा है उसको देख कर तुम कर रहे हो बहुत सही हो रहा है इसके साथ, बहुत बदतमीज आदमी है ये। हमको तो पता नहीं टीवी चलाते कैसे हैं, टीवी का ऑपरेशन नहीं पता। हमारे बच्चे बताते हैं कि अबे यहां दबाना है। अच्छा, कभी न्यूज व्यूज अगर धमाका वमाका हो गया, मैंने कहा लगाओ जरा देखें क्या हो रहा है। मूवी देखने जाते नहीं क्योंकि मूवी बनानी है। जो चीज खुद ही बनानी है उसको देखने से क्या मतलब है? क्यों जाएंगे? सोचो कितना पागल आदमी है, समय दे रहा 3 घंटा, पैसा दे रहा है वहां बैठ के। कोई अपना समय देकर अपना पैसा भी देता है कि भैया ये 500 रुपया लेके मेरा 3 घंटा मार डालो। अरे हद है यार पागलपन की। हाँ, तुम ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हो कहीं, 18 घंटा 20 घंटे की जर्नी, हवाई जहाज में बैठे हो, धारावाहिक देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, वो एक अलग बात है। तुम पैसा देके जाओगे देखने नाटक? फिर मोटिवेशन क्लास अटेंड करते हैं ये लोग, पिक्चर देखने में मोटिवेशन, बोले बना हुआ है मोटिवेशन। क्योंकि मूवी देखने में सोचना नहीं पड़ता, वहां कहानियां जुड़ी हुई हैं तो दिखाई पड़ता रहता अब क्या होगा, अब क्या होगा, वहां दिमाग नहीं लगाना है। तो मूवी, मोबाइल, ये सब आपके दिमाग को हरामखोर बनाता है। और किताब पढ़ने में मेहनत लगती है, हर लाइन पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। एक आदमी एक मूवी 4 बार देख लेगा 12 घंटा बैठ के,